नी सा गा पनि पनि धा पा पद पद गा नी धा सा नी सा गा पनि पनि धा पा पद पद गा नी धा सा ही गाथा अस्तित्वाची शौर्याची पराक्रमाची ही गाथा अस्तित्वाची शौर्याची पराक्रमाची या मातीमधल्या कणाकणातील मौल्यवान रत्नांची या मातीमधल्या कणाकणातील मौल्यवान रत्नांची कर्तृत्व इथे गगनाला भिडे परिमोल जाणून घेऊ व्यक्तिविशेष परछाइयों को पकड़ने वालों, छाती में जलती हुई आग की कोई परछाई नहीं होती। रूहानी इश्क का अगर कोई जिस्मानी रूप होता तो वो अमृता कौर होती, यानी कि अमृता प्रीतम। एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर पन्ना, हर दुख, हर दर्द अपनी कला में निचोड़ के रख दिया। उनको पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे वो आपको आप ही से मिलवा रही हैं। अमृता जी कुछ 10-11 साल की थी जब उन्होंने लिखना शुरू किया। काफी रदीफ का हिसाब उन्होंने अपने पिताजी से सीखा। इसी आशा में वो लिखती रहीं कि अपनी लेखनी से प्रभावित होकर उनके पिताजी की वो अनचाही से चाही बन जाएंगी। इसी दौरान उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। उनकी माँ की मौत का उन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि मैं अपनी माँ की चारपाई के पास बैठी थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, मेरी माँ को मत मारना। मैंने किसी को कहते हुए सुना कि ईश्वर बच्चों की बात नहीं टालता। लेकिन कुछ देर बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी माँ की चीखें आना बंद हो गई। लगता है ईश्वर किसी की नहीं सुनता, बच्चों की भी नहीं। मैं अपने पिताजी के पास गई और मैंने कहा कि ईश्वर कोई नहीं होता, ईश्वर जैसी कोई चीज ही नहीं है। मैंने उनसे कहा मेरी माँ को मत मारना। देखो उन्होंने क्या किया। मेरे पिता ने सिर्फ मुझसे ये कहा कि देखा क्या तुमने उसे, वो दिखाई कहाँ देता है। मैंने कहा क्या उसे सुनाई भी नहीं देता। काफी कम उम्र में उनकी माँ की मृत्यु हो गई और उसी पे उन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम है मजबूर। वो कहती हैं कि मेरी माँ की कोख मजबूर थी, मैं भी तो एक इंसान हूं, आजादियों की टक्कर में उस चोट का निशान हूं, उस हादसे की लकीर हूं जो मेरी माँ के माथे पर लगनी जरूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। मैं वो लानत हूं जो इंसान पर पड़ रही है। मैं एक जख्म का निशान हूं, मैं माँ के जिस्म का दाग हूं, मैं जुल्म का वो बोझ हूं जो मेरी माँ उठाती रही। मेरी माँ को अपने पेट से एक दुर्गंध सी आती रही। कौन जाने कितना मुश्किल है एक जुल्म को अपने पेट में पालना। आज के ज़माने में भी जब हम लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के होने की कामना करते हैं, वो ज़माना भी कुछ अलग नहीं था। इसी दुख को वो अपनी इस कविता में बयां करती हैं। वो कहती हैं कि जिंदगी जीने के सिर्फ 2 तरीके हो सकते हैं। दृष्टिकोण नाम की कविता में वो कहती हैं कि हर एक उम्र का एक टुकड़ा, हर एक उम्र का एक टुकड़ा रोज ज़िबह होता है। हर एक उम्र का एक टुकड़ा रोज ज़िबह होता है। ज़िबह मतलब स्लॉटर, कत्ल। इंसान के इख्तियार में सिर्फ इतना है कि ज़िबह हुए टुकड़े को वो घबरा कर फेंक दे और डरे, या फिर उसे कबाब की तरह भूने, खाए और सांसों की शराब पीता हुआ अगले टुकड़े का इंतजार करे। कविता का मतलब बहुत साफ है, या तो आप अपनी जिंदगी में डर कर जिएं, या तो निडर होकर बाहें फैलाकर अपनी जिंदगी का स्वागत करें। कलाकार जो अपने आसपास देखता है ना, वो ही अपनी रचनाओं से दुनिया के सामने रखने की कोशिश करता है। 1947 में उन्होंने देश का विभाजन देखा। हर तरह के मूल्य, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सब बिखर गए थे। लोग अपने दुखों की कहानियां कह कहकर थक गए थे। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे ये कहानियां उनके
मरने के बाद भी खत्म नहीं होंगी। वो अपनी आत्मकथा में लिखती है कि बाहर घोर अंधेरा किसी इतिहास के समान लग रहा था। हवाओं का शोर ऐसे लग रहा था जैसे वो इतिहास के पहलू में बैठकर रो रही हो। और मैंने कांपते हाथों से एक कविता लिखी। आज वारिस शाह मैं तुमसे कह रही हूं, अपनी कब्र में से बोलो, इश्क की किताब का कोई नया पन्ना खोलो। एक बेटी पंजाब की रोई थी, तूने दास्तां लंबी लिखी थी। आज लाखों बेटियां रो रही वारिस शाह कि मैं तुमसे कह रही। ये कविता अमृता जी की सबसे ज्यादा यादगार और सबसे ऐतिहासिक कविता है। इसको जितना सराहा गया उसकी इतनी निंदा भी हुई। ये कविता जब छपी तो पंजाब की पत्र पत्रिकाएं अमृता के लिए तोहमतों से भर गई। लोगों का कहना था कि ये कविता तो गुरु नानक जी को संबोधित करके लिखनी चाहिए थी, वारिस शाह को क्यों संबोधित किया। और कम्युनिस्ट का कहना था कि लेनिन और स्टालिन को संबोधित करके लिखनी चाहिए थी। इस कविता के विरुद्ध में भी कई कविताएं लिखी गई, लेकिन उनके जितने विरोधी भी थे उतने ही प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग भी थे। वो बहुत हंस के कहती हैं कि मजे की बात है कि मुझसे जो लोग नफरत करते हैं वो मुझे आज तक नहीं मिले, लेकिन शायद नफरत करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती, और इसी तरह इश्क के लिए भी किसी कारण की जरूरत नहीं होती। ऐसी एक बिना कारण की चीज होती है राजनीति, जिसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है, कहाँ किसी कारण की जरूरत पड़ती है। उस पे उन्होंने एक बेहद रोचक कविता लिखी है। वो कहती हैं कि सुना है राजनीति एक क्लासिक फिल्म है, हीरो बहुमुखी प्रतिभा का मालिक, रोज अपना नाम बदलता है। हीरोइन हुकूमत की कुर्सी भाई वहीं रहती है। एक्स्ट्रा लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, फाइनेंसर दिहाड़ी के मजदूर, कामगर और खेतीहर जो फाइनेंस करते नहीं करवाए जाते हैं। संसद इंडोर शूटिंग का साधन, अखबार आउटडोर शूटिंग का साधन। और ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, सिर्फ सुनी है, क्योंकि सेंसर का कहना है नॉट फॉर एडल्ट्स। आज का माहौल भी इस कविता को कितने अच्छे से दिखाता है। लगता है राजनीति का माहौल चिरकाल से ऐसा ही रहा होगा। अमृता जी की लेखनी में आपको जितनी निर्भयता, जितना विद्रोहीपना दिखता है, उतनी ही संवेदनशीलता भी दिखती है। वो कहती हैं कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं कि मैंने समाधि के चैन का वरदान नहीं पाया। मैं खुश हूं कि मैंने समाधि के चैन का वरदान नहीं पाया, भटकन की बेचैनी का शाप पाया है। वो 16 साल की थी जब उनकी शादी प्रीतम जी से हो गई। बचपन से ही ना उनके सपनों में एक लंबा सांवला सा साया आया करता था। वो जहां जाती उनके साथ चल पड़ता। जब उन्होंने पहली बार साहिर की आवाज सुनी, उन्हें लगा वो साया साहिर ही था। एक दिन साहिर उनके कमरे में आए, एक कागज पे नज्म लिख के उन्हें वो नज्म सुनाई और उनसे कहा कि ये नज्म में जो लड़की है वो कोई नहीं, और इस नज्म में जिस जगह का जिक्र है वो भी कोई नहीं। अमृता जी उन्हें कागज लौटाने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं वापस ले जाने के लिए नहीं आया। अमृता जी को ऐसा लगा जैसे रात के सारे तारे उनकी झोली में गिर गए हों और उनके दिल में धड़कने लगे हों। उसके बाद वो जब भी नज्म लिखती उन्हें लगता वो साहिर जी को खत लिख रही हैं। इस पे उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है जिसका नाम है मैंने पल के लिए। मैंने पल के लिए आसमान को मिलना था, पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ में से कैसे गुजरूंगी। मैंने उसके पास बैठकर धुनी की आग छेड़ी, कहा ये तेरी और मेरी बातें, पर हमारी बातें बादलों का हुजूम सुनेगा। तब बता योगी तू मेरा क्या बनेगा। लाहौर में जब भी कभी साहिर उनसे मिलने आते ना, तो उन्हें ऐसा लगता जैसे उनकी ही खामोशी का एक टुकड़ा सामने कुर्सी पर बैठ गया है और फिर चला जाता है। साहिर कुछ भी बोलते नहीं, बस चुपचाप बैठे रहते और सिगरेट पीते रहते। उनके जाने के बाद उनके सिगरेट के टुकड़ों को वो उठाती और सहेज कर अलमारी में रख देती। फिर अकेले बैठकर वो उन्हें ऐसे अपनी उंगलियों के बीच में पकड़ती। उन्हें ऐसा लगता जैसे वो साहिर को छू रही हैं। उन्हें अपने होठों से लगाती और
वो सिगरेट के धुएं में उन्हें ऐसा लगता है जैसे साहिर जिन्न की भांति प्रकट हो गए हैं। इस पे भी उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है जिसका शीर्षक खुद सिगरेट ही है। वो कहती है, ये आग की बात है, ये आग की बात है तूने मुझे सुनाई है, ये जिंदगी की वो ही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। उम्र की सिगरेट जल गई, मेरे इश्क की महक कुछ तेरी सांसों में, कुछ हवा में मिल गई। देखो ये आखिरी टुकड़ा है, उंगलियों में से छोड़ दो, कहीं मेरी इश्क की आंच तुम्हारी उंगली ना छू ले। जिंदगी का अब गम नहीं, इस आग को संभाल ले, मैं तेरे हाथ की खैर मांगती हूँ, तो एक और सिगरेट जला ले। उन्हीं दिनों कहती हैं कि उन्हें एक सपना आया। उन्हें काफ़ी सपने आते थे और उनकी कविताओं और उनकी किताबों में उन्होंने इसका बहुत जिक्र किया है। वो कहती है, मेरे सपने में एक बुजुर्ग आए और मुझे एक कहानी सुनाने लगे, एक औरत की कहानी। उसने बड़े सच्चे मन से किसी से प्यार किया, मोहब्बत की, लेकिन उसकी मोहब्बत परवान नहीं चढ़ पाई। उसने पूरी जिंदगी सामाजिक गलत मूल्यों पर निछावर कर दी और इसी दुख में वो जीती रही कि वो अपने हिसाब से जिंदगी जी नहीं पाई। और फिर एक दिन वो मर गई, उसे दफना दिया गया। लेकिन पता नहीं कैसे उसकी कब्र पर 3 फूल निकल आए, 3 गुलाब के फूल, एक काला, एक सफेद और एक लाल। ना किसी ने देखभाल की, ना किसी ने पानी दिया, लेकिन देखते ही देखते वहां पे फूलों का बागीचा बन गया। लोग कहते हैं कि उसने जो मोहब्बत के गीत लिखे वो लाल रंग के फूल बन गए, जो उसने दुख के गीत लिखे वो काले रंग के फूल बन गए, और उसने जो मानव प्रेम के गीत लिखे वो सफेद रंग के फूल बन गए। वो ऊपर से नीचे तक सिहर गई। उन्होंने उससे कहा कि आप है कौन? आप मेरी ही कहानी मुझे ही सुना रहे हैं? उसने कहा, मैं समय हूं। कितनी आसानी से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सपने की तरह बयां कर दी। लेकिन अमृता जी की कहानी इमरोज के नाम के बिना पूरी नहीं हो सकती। गुलजार साहब कहते हैं कि अल्लाह की गवाही पैगंबर दे तो पैगंबर का गवाह कौन? इमरोज और अमृता का रिश्ता नज्म और इमेज का रिश्ता है। अब तख्लीक के समय यानी कि क्रिएशन के समय पहले कौन आया ये कौन बता सकता है? मतलब पहले नज्म बनी तो इमेज बनी, या इमेज बनी तो नज्म आई? उनकी कविता एक मुलाकात में वो लिखती हैं कि कई बरसों के बाद अचानक एक मुलाकात, हम दोनों के ही प्राण एक नज्म की तरह कांपे। सामने एक पूरी रात थी, पर आधी नज्म एक कोने में सिमटी रही और आधी नज्म एक कोने में बैठी रही। फिर सुबह सवेरे हम कागज के फटे हुए टुकड़ों की तरह मिले। मैंने अपने हाथ में उसका हाथ लिया, उसने अपनी बाह में मेरी बाह डाली और हम दोनों एक सेंसर की तरह हंसे और कागज को एक ठंडे मेज पर रखकर उस सारी नज्म पर लकीर फेर दी। उन्होंने अपने ही नाम से एक कविता लिखी है जिसका नाम है अमृता प्रीतम। वो लिखती हैं कि एक दर्द था जो सिगरेट की तरह मैंने पिया, और कुछ नज़में हैं जो सिगरेट की राख की तरह मैंने झाड़ी हैं। इमरोज अमृता जी के इस जिंदगी भर के दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझ गए, उसे महसूस किया। कहते हैं कि शायद एक कलाकार ही दूसरे कलाकार को अपनी कला से इतनी आसानी से समझ सकता है। वो पूरी जिंदगी अपने आप को ही ढूंढती रहीं। उनकी ये कविता जिसका नाम है मेरा पता, उसमें वो लिखती हैं कि आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है। हर सड़क की दिशा का नाम मैंने पोंछ दिया, पर अगर आपको मुझे ज़रूर पाना है तो हर देश के, हर शहर की, हर गली का द्वार खटखटाओ। ये तो एक शाप है, एक वर है, और जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक पड़े समझो वही मेरा घर है। पहली महिला थी वो जिन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। पद्मश्री से लेके पद्म विभूषण तक उन्हें नवाजा गया। कई तरह के सम्मान, पुरस्कार प्राप्त हुए, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए उन्हें तोहमतों का भी सामना करना पड़ा। उनकी इसी टीस को वो बयां करती हैं खाली जगह नाम की कविता में।
वो कहती हैं सिर्फ 2 रजवाड़े थे, एक ने मुझे और उससे बेदखल किया और दूसरे को हम दोनों ने त्याग दिया। उसने कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ा, कहा चल क्षणों के सिर पर एक छत डाले, वो देख परे सामने उधर सच और झूठ के बीच कुछ खाली जगह है। 1919 से 2005 तक उनका सफ़र रहा। इमरोज़ उनकी ज़िंदगी के आखिरी क्षणों तक उनके साथ रहे, ऐसे रहे जैसे एक शरीर के साथ आत्मा रहती है। यू नो समटाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा रूहानी इश्क मुमकिन है क्या। मतलब मुझे कहते हुए भी ऐसा लग रहा है, पर उनकी कहानी किसी दंत कथा के समान लगती है। आखिर में उनकी कहानी उन्हीं की कुछ चंद लाइनों के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। मैं तेनों फिर मिलांगी, कहाँ किथे पता नहीं, शायद तेरे तखयूल दी चिड़क बन के तेरे कैनवास दे उतरांगी, ਜਾਂ ਖੌਰੇ तेरे कैनवास दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तेनों तकदी रवांगी। मैं तेनों फिर मिलांगी, कहाँ किथे पता नहीं, पर तेनों जरूर मिलांगी। प्रभावशाली आणि महाबलाढ्य सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये गणली